हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस कोटेशन को हम कैसे टैकल करें, और जब भी कोटेशन के ऊपर बेस्ड सवाल आता है एथिक्स में, उसको 150 वर्ड्स में किस तरीके से समराइज करना चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द कोटेशंस जो होती हैं वो आपको उसे कॉन्टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप कोटेशन देखते हो क्वेश्चन के अंदर और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज एथिकली करेक्ट स्टेटमेंट, तब आप अगर उसके फेवर में ही मैक्सिमम पॉइंट्स लिखोगे और सिर्फ एक या दो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा। आपको उसको प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे एथिक्स के पेपर के अंदर, जहां पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज एथिकल है क्या नहीं है। ऑल्दो देयर माइट बी डिलेमास इन सम सर्कमस्टांसेस, बट ये स्टेटमेंट देखने के बाद आपको जरूर ऐसा लगेगा कि स्टेटमेंट जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट क्या है? इट इज द स्पिरिट एंड नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ दैट कीप्स जस्टिस अलाइव। तो किसी भी कानून का लेटर और स्पिरिट होता है। लेटर यानी कि जो उसका टेक्स्ट है, जो उसमें चीजें लिखी गई हैं वो, और एक स्पिरिट यानी उसके पीछे का जो कॉज है, रीजन है, ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों में से ज्यादा जरूरी यह है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कानून बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए कानून बनाया गया है, वो फुलफिल हो, तभी न्याय या जस्टिस यहां पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस कोटेशन हैज टू बी analyzed, or your understanding of the meaning of this quotation has to be discussed। जब भी your understanding आती है तो आपकी examples होनी चाहिए यूनिक। इसलिए मैं यहाँ पे जो examples दूंगा उसके अतिरिक्त, उसके अलावा भी एक या दो कम से कम आप examples सोचेंगे और comments में मुझे बताएंगे कि कहाँ पे आप example दे सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जस्टिस अर्ल वॉरेन की है, जो काफी समय तक 1970s के दशक में यूएस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। और जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आप जरूर कोशिश किया करें कि अगर आपको स्टेटमेंट किसने दी है ये पता लगता है, कोटेशन किसकी है ये पता लगता है, ठीक है, तो उसको आप लिख दें। ऐसा भी हो सकता है वहां पे नाम दिया हो कि किसने स्टेटमेंट दी है, ऐसा भी हो सकता है वहां पे नाम ना दिया हो। बोथ सर्कमस्टांसेस के लिए आपको तैयार रहना है। तो इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं अर्ल वॉरेन की, जो गवर्नर रहे कैलिफोर्निया के और चीफ जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के यूएसए में। उन्होंने ये कहा कि द एसेंस ऑफ लॉ एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट टू कीप इट फंक्शनिंग रादर देन द प्रेजेंस इन द स्टैट्यूट बुक। तो इससे हम क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने जो भी पढ़ा है, चाहे एथिक्स में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, आप आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं कि अगर किसी की लाइफ, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक ऐसा कानून बनाना होगा जो रीजनेबल हो, जिसका कोई ना कोई लॉजिक हो, जिसके पीछे कोई ना कोई प्रोपोर्शनेट रीजनिंग हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कानून बना दूं रैंडमली और लेकिन लेजिस्लेचर से उसे पास करवा दूं और ये कह दूं कि आपकी राइट टू लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इंक्लूड्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ, द कंटेंट ऑफ द लॉ एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। तीनों चीजें देखनी। तो भारत में ड्यू प्रोसेस की जगह पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाला प्रिंसिपल फॉलो होता था, लेकिन 1978 के बाद से नहीं होता है। सो दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि सिर्फ अगर कानून लॉ बुक में वो कानून लिखा हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस हो रहा है ना। दैट डज नॉट मीन जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। कई पर्सनल और रिलीजियस लॉज को हमने देखा है भारत के अंदर ओवरटर्न होते हुए, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बैन हो गया। So these are also laws, although they do not form under the realm of constitutional laws, but personal laws या religious laws के अंदर भी हम ये देखते हैं कि जो उनका लेटर है, जो उनका कंटेंट है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, रिलीजन का जो कंटेक्स्ट होता है या रिलीजन का जो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है वो इगैलिटेरियन ही होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली इगैलिटेरियन ही होता है, लेकिन जब हम उसके लॉज को लेटर में देखते हैं या पर्सनल लॉज को देखते हैं तो कई जगह हमें डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। तो इसको एक साथ रिकंसाइल करने के लिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ को लेटर ऑफ द लॉ के साथ एक साथ लाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी, जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया और उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ भी पास किया। ऑल्सो क्योंकि हम एथिक्स पढ़ते हैं, हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो हमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए। नाउ व्हेनेवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, जब भी कोटेशन आती है, आपने सिलेबस को एक बार रन करना है अपने माइंड में, जो उसके सब टॉपिक्स है उसको रन करना है, वहीं से आपके पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस। तो एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप कैसे कर सकते हैं? इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अ सिविल सर्वेंट कि स्पिरिट ऑफ द लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई
आपके सामने एथिकल डिलेमा भी आता है कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब महिला है, पर उसका जो है आधार कार्ड या उसका फिंगरप्रिंट जो है मैच नहीं कर रहा है आधार डेटाबेस से, जिसकी वजह से उसे राशन नहीं मिल पा रहा है। नाउ दैट इज एन एथिकल डिलेमा, जहां पे एक तरफ है लॉज, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, और दूसरी तरफ है स्पिरिट ऑफ दैट लॉ। तो यहां पे आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को प्रायोरिटी दोगे। अगर जस्टिस वॉरेन की बात मानी जाए तो ये जो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये जरूरी हैं, लेकिन अगर ये अपना इंटेंशन ही पूरा नहीं कर पाए तो फिर किस काम के रूल्स रेगुलेशंस। अगर कोई स्कीम पुअर और नीडी को फूड ग्रेन्स देना चाहती है, लेकिन पुअर और नीडी जो है बेचारे नहीं, उससे वंचित रह पा रहे हैं, उसको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, सो देन दैट स्कीम इज नॉट गुड। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है तीसरे पॉइंट के अंदर। देन व्हाट यूल टॉक अबाउट, और यही चीज यहां पे एक्सप्लेन की हुई है। ये बॉक्स जो है एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, यू नीड नॉट मेक दिस इन योर आंसर बिकॉज 150 वर्ड्स का आंसर एनीवे। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इज 3 acts or 4 acts, 2 acts that have been made with a good intention but their spirit has not been fulfilled। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्लियरली, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट यहां पे अलग हो गया। एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 का। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की अगर बात करते हैं तो 2016 में इसने पेड मैटरनिटी लीव का टाइम पीरियड बढ़ा दिया था महिलाओं के लिए, 12 से 26 हफ्ते कर दिया था, और धीरे धीरे ऐसा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसे अपनाना चाहिए। Now what happens is कि if you are increasing this maternity or paid benefit to the women, the general tendency among employers will become कि हम महिलाओं को कम ही रिक्रूट करें। रीजन कि अगर महिला ज्यादा रिक्रूट कर ली तो ज्यादा अनपेड लीव हमने उनको देनी पड़ेगी, तो कंपनी के रिसोर्सेज जो है उसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इंटेंशन क्या था कि ज्यादा महिलाओं को बैलेंस बिटवीन मदरहुड एंड जॉब ये मिले, लेकिन उसका जो लेटर है, उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो इसमें 2 चीजें आपने समझनी है, एक द कंटेंट ऑफ द लॉ वर्सेस द स्पिरिट ऑफ द लॉ, सेकंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ वर्सेस द स्पिरिट ऑफ द लॉ। दोनों आपस में अगर रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अनएथिकल काम हो रहा है, लीगल हो रहा है लेकिन अनएथिकल काम हो रहा है। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस अर्ल वॉरेन स्टेटमेंट इज देयर। ऑल्सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की भी आप एग्जांपल लेंगे कि इसकी पुअर इंप्लीमेंटेशन है, पुअर क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स है, तो स्पिरिट ऑफ द लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। So what you'll say is it is always preferable to legislate laws that uphold both the letter and spirit। तो ट्रू जस्टिस तभी आएगा जब लास्ट नीडी पर्सन, अंत्योदय, यहाँ पे अंत्योदय की आप बात करोगे, गांधी जी के अंत्योदय कंसेप्ट की बात करोगे, आप जॉन रॉल्स के जस्टिस की भी बात कर सकते हो, ठीक है। जब भी कंक्लूड करते हो कोशिश करनी है जितने मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स पढ़े हैं उनमें से किसी एक का एग्जाम्पल आप देते हुए फिनिश करो। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को कि जस्टिस इस प्रकार का चाहिए हमें कि लास्ट पर्सन इन द लाइन, स्टैंडिंग इन द लाइन, और लास्ट पर्सन, पोरेस्ट पर्सन को भी जस्टिस मिले। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग को एक लेवल डेवलप किया जाए और आपको तैयार किया जाए फॉर राइटिंग द टेस्ट, क्योंकि सीधा आप 20 क्वेश्चंस का टेस्ट नहीं लिख सकते हो when you start out आंसर राइटिंग, वो स्लोली बिल्डिंग अप प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम, अगर आप इंटरेस्टेड है, एनरोल कर सकते हैं। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हर रोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसकी इवैल्यूएशन 24 से 48 घंटे में, 24 to 48 आवर्स में हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको सिखाऊंगा मैं हर हफ्ते एक लाइव सेशन के दौरान। तो 8 वीक्स तक 8 लाइव सेशंस हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अपने आंसर्स को कैसे डेवलप करना है। मॉडल आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ मॉडल आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको बताना भी है। तो वीकली डिस्कशन और डाउट रेजोल्यूशन सेशन होंगे और जनरल स्टडीज 1 से लेके 4 तक सारी थीम्स वहां से कवर होगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जिसमें आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, वहां पे रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा, और हाँ ये भी याद रखिए कि अगर आप रैना कोड इस्तेमाल करते हैं RAINA, तो आपको 10% इस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेंस डे इनिशिएटिव, मेंस डे की जो हमने आज डिस्कशन किया उसकी PDF आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। कुछ अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हुए न्यूज़पेपर में से जो आपको पढ़ने चाहिए, इवन अपार्ट फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको वहां पे थोड़े से इंडिकेशंस हम दिया करेंगे, सजेशंस दिया करेंगे, और टिप्स ऑन आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने की टिप्स जो है वो रेगुलरली वहां पोस्ट किया करेंगे। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक मंडे से थर्सडे दोपहर 12 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे। कल ड्यू टू सम रीजंस वी कुड नॉट होल्ड द क्लास, बट मंडे को दोबारा
डिस्कस करते हैं। थैंक यू।